ब्रिक्स जो है एक इम्पोर्टेंट फोरम बनता जा रहा है और उसमें ना सिर्फ क्या ब्रिक्स इजलास 2004 में पाकिस्तान को शामिल किया जाएगा या भारत इस बार पाकिस्तान की किसी भी हिमायत में शामिल नहीं है? पाकिस्तान ने इस बार ब्रिक्स के लिए एक सदस्यता का जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं वो तो शामिल हैं ही हैं, बल्कि अदरवाइज भी दावत दी जाती है जो भी होस्ट कंट्री होती है, लेकिन पाकिस्तान को इसमें इवन एज एन ऑब्जर्वर या वैसे दावत नहीं दी गई। पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया, ठीक है, तो पाकिस्तान को दे कुड हैव इनवाइटेड एज एन एप्लीकेंट, जिन्होंने अप्लाई किया वो वेलकम देम। क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? हाँ भाई हाँ। ये गेम है जियोपॉलिटिक्स का, 5 नए मेंबर्स को ऐड करना। भारत ने ये G20 में करा था, पूरे 55 देशों को, अफ्रीकन यूनियन को ऐड कर लिया G20 में। अब यहाँ पे वो कौन से 5 देश हैं? यहाँ पे सऊदी अरब को ऐड करा जाएगा, इजिप्ट को ऐड करा जाएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ऐड करा जाएगा, ईरान को ऐड करा जाएगा और इथियोपिया को ऐड करा। आगे बढ़ते हैं। तो जहां भी जाते हैं ना उधर हिंदुस्तान बना देते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान से कुछ 4, 5, 8, 10 प्लेन ना हिंदुस्तानियों के भर के लेके जाते हैं कि जहां भी वो जाएंगे वहाँ हिंदुस्तानी नजर आएंगे, हर जगह पे हिंदुस्तान नजर आएंगे। ये भारत को तो खबर चाहिए होती है हमारे खिलाफ, राम राम बोलेंगे, पाकिस्तान को पहलेंगे। इतनी सी बात होती, पिंक को रेड, रेड को मैरून करके वो पेश करते हैं हेडलाइंस में कि आखिर क्यों पाकिस्तानियों से ये पूरी दुनिया परेशान है? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। लेकिन वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो एयरपोर्ट पे भी आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान बन गया है, क्योंकि हर जगह पे आपको हिंदुस्तानी नजर आ रहे होंगे। एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो आप देखते हैं कि उधर खवातीन जो हैं उन्होंने हिंदुस्तानी ड्रेस पहने हुए हैं, हिंदुस्तानी कल्चर के बीच में उन्हें वेलकम कर रहे हैं। चाइना ब्रिक्स की बात क्यों करेगा? क्योंकि चाइनीज का गला सूख रखा है आजकल, इकोनॉमी बहुत बुरे हाल में। आवेदन दिया था, लेकिन क्या उसे दावत दी गई? नहीं। ब्रिक्स 2024 में पाकिस्तान की उपस्थिति नदारद है और इसे लेकर पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। सही सुना आपने, पाकिस्तान की कोई भी दावेदारी नहीं मानी गई चाइना के। जब तक आप खजूर का, भारत उल्टा चाइना के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। अगर तुम चाहते हो कोऑपरेशन, तो ये तुमने जो ड्रामा कर रखा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, खत्म करो इसको भाई, वरना हमारी फौजें भी खड़ी हुई हैं। कमजोर मत समझना, ये 2024 का भारत है, मुंह खोलोगे ठोक देंगे। दिल थाम के बैठ जाए, क्योंकि भारत ने फिर से जो है अपना कार्ड प्ले कर दिया है। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं आज ब्रिक्स समिट के अंदर होने वाली मुलाकात की, जिसके ऊपर अमेरिका, जापान, पाकिस्तान, दुनिया भर की लीडरशिप की नजरें थी कि क्या शी जिनपिंग और मोदी साहब की क्या मुलाकात होगी, क्या रशिया सक्सेसफुल हो जाएगा, जो रशिया चाहता था कि वो अमेरिका को प्रेशराइज करे, वेस्ट को एक सीक्रेटली मैसेज दे कि आप जितने भी सैंक्शन 15,000 16,000 के करीब सैंक्शन अगर आप रशिया पे लगाते हो, तो रशिया स्मार्टली जो है ब्रिक्स से एक मैसेज क्या देने वाला है। तो मैसेज ये आया है कि 5 साल के बाद मोदी साहब और शी जिनपिंग ने 50 मिनट की मुलाकात की, और ये हाथ मिलाने के लिए 5 साल तक वेट करना पड़ा। हमारे जयशंकर साहब एशियो मीटिंग के अंदर पाकिस्तान गए थे, तब पाकिस्तान मीडिया के अंदर एक बात बड़ी कॉमन चल रही थी, क्या ये रिश्तों में पड़ी हुई बर्फ पिघल, जबकि चीन और रूस ने इसकी हिमायत की थी। ब्रिक्स जो आज एक मजबूत फोरम बन चुका है, जहां भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे बड़े देशों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान को इस बार भी इसका हिस्सा बनने से दूर रखा गया है। अब हम बात करते हैं भारत की। भारत ने इस बार की ब्रिक्स बैठक में अपना रुख साफ रखा है। एक तरफ चीन अपनी आर्थिक कमजोरी के कारण भारत पर दबाव डालना चाहता है, वहीं भारत ने साफ कह दिया है कि यदि चीन को सहयोग चाहिए तो उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति सुधारनी होगी। भारत का रुख इस बार बहुत स्पष्ट है। हमारी फौजें भी तैयार हैं और ये $4 का भारत है जो किसी भी दबाव को झेल सकता है। जब इस बैठक के दौरान भारत और चीन के नेता मिले तो उन्होंने सीमा विवाद को सुलझाने के संकेत दिए। 5 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाथ मिलाया, एक 25 मिनट की बातचीत की, जो दोनों देशों के बीच के रिश्तों में एक नई शुरुआत का संकेत है। लेकिन इस बैठक की एक और खास बात थी, ब्रिक्स की नई संभावित करेंसी। क्या ब्रिक्स अब डॉलर का विकल्प बनेगा? जैसा कि यूरोप ने अपनी मुद्रा यूरो बनाई थी, उसी तरह ब्रिक्स देशों में भी एक साझा करेंसी के लिए विचार हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर का वर्चस्व घट सकता है। अगर ब्रिक्स देश अपनी खुद की मुद्रा में व्यापार करेंगे
तो ये एक पिघलेगी, लेकिन वो बर्फ तो कभी नहीं पिघली है। लेकिन ब्रिक्स समिट में इस बार ऐसा कमाल हुआ, जो पिछले 5 साल से भारत और चाइना के बीच के अंदर जो टेंशन चल रही थी, बॉर्डर टेंशन, वो टेंशन ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। भारत और चाइना इस बात पे राजी हो गए कि 2020 से पहले जो जहां था वो वहां चला जाएगा। भारत और चाइना के बीच में जो रिश्तों की बर्फ थी वो पिघल चुकी है। हाँ भाई हाँ। और सबसे कमाल की बात है, पाकिस्तान ने ब्रिक्स के अंदर शामिल होने के लिए अपनी मेंबरशिप अप्लाई की थी, लेकिन पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया। तो पाकिस्तानियों के सीने पे सांप लौट रहे हैं। दिया कि जी नक्शा बदलने जा रहे हैं ब्रिक्स कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, साउथ अफ्रीका भी है। कैसे नक्शा बदलने जा रहे हैं? जो साहब ब्रिक्स की जो मेंबर्स हैं, ये बड़े सॉलिड, बड़े मजबूत और दुनिया के पावरफुल कंट्रीज हैं। ये कोई आम कंट्री नहीं है। उसमें रशिया ले लीजिए, उसमें हिंदुस्तान ले लीजिए, उसमें चाइना ले लीजिए, उसमें और भी मुल्क हैं, ब्राजील है और अफ्रीका भी है उसके बीच में। तो ये बड़े पावरफुल स्ट्रॉन्ग मुल्क हैं। ये उस तरह की मीटिंग नहीं है जिस तरह की एससीओ की मीटिंग पाकिस्तान में हुई और पाकिस्तान उस मीटिंग से कोई उन लोगों से फायदा नहीं उठा सका। लेकिन ये दुनिया का नक्शा किस तरह चेंज करने जा रहे हैं, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। देखें, अमेरिका दुनिया का पावरफुल जो है, दुनिया का सुपर पावर बने फिर रहा है, पूरी दुनिया के नक्शे चेंज करवा रहे। नक्शा बदला उसने, लेकिन उसने नक्शा किस तरीके से बदला? दुनिया में जंगें करवा के, मुल्कों को तोड़ के, मुल्कों में तबाहियां करवा के, हजारों लाखों लोगों को मरवा के, अपना असला बेच के, फिर उसने दुनिया का नक्शा चेंज किया, अपने डॉलर को पावरफुल बनाया, पूरी दुनिया में डॉलर करवा दी उसने, हर चीज डॉलर के साथ। लेकिन ब्रिक्स पैदा हुआ और ब्रिक्स इस डॉलर का बाप बन गया। अमेरिका का बाप कैसे बनेगा? वो किस तरह डॉलर की ऐसी की तैसी करने जा रहा है, वो डॉलर को फाड़ने जा रहा है, डॉलर को बर्बाद करने जा रहा है। क्योंकि ब्रिक्स के जो परमानेंट मेंबर हैं, जो ये ब्रिक्स एक कंट्रीज है, जो इस बीच में कंट्री है, ये पूरी एक तंजीम जो है, ये क्या करने जा रही है कि डॉलर की ऐसी की तैसी करने जा रही है। ये अपनी एक करेंसी इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है। ये अपनी एक करेंसी के बीच में ट्रेड करेंगे। ये दुनिया का नक्शा चेंज करेंगे ट्रेड के साथ, लोगों की हेल्प करके, लोगों को तरक्की देके, डेवलपमेंट करके, अच्छी एजुकेशन देके, ये इस तरह दुनिया का नक्शा चेंज करने जा रहे हैं। ना कि अमेरिका की तरह के दुनिया में तबाहियां करवा के, अपने आप को सुपर पावर बना के दुनिया का नक्शा चेंज कर रहे हैं। इससे पहले याद होगा आलमी जंग लगी, इतना सा यूरोप है, उतने से यूरोप ने एक फैसला लिया कि उसने अपने सारे यूरोप के 25, 26, 28 कंट्री जितने भी मुल्क है ना, इनके बीच में यूरो चलाया। अब आप रशिया की तरफ आए, पूरा यूरोप एक तरफ और रशिया एक तरफ। उससे बड़ा नहीं है यूरोप, मेरे ख्याल से, मुझे ये लगता है कि रशिया से बड़ा यूरोप नहीं है, हिंदुस्तान से बड़ा यूरोप नहीं है, चाइना से बड़ा यूरोप नहीं है। लेकिन यूरोप डॉलर की ऐसी की तैसी कर सकता है कि उसने अपना यूरो चलाया, डॉलर नहीं चलाया अपनी कंट्री के तो बीच ये में। सब कंट्रीज जब मिलकर करेंगे तो फिर तो अगर ये वाकई में अपनी करेंसी बना लेते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वाकई दुनिया में डॉलर की वैल्यू, जो हर चीज ट्रेड इंटरनेशनल यानी करेंसी ही डॉलर है, हर चीज जो सी है वो ट्रेड हो रही है डॉलर के अंदर, तो फिर तो वर्थ खत्म हो जाएगी। बहुत से कंट्रीज हैं, इवन आपने तो बोला ना 5 जो से परमानेंट मेंबर हैं, जाहिर बात है 5 परमानेंट मेंबर हैं ब्रिक्स के, लेकिन जब ट्रेड अगर ब्रिक्स की करेंसी में होगी तो जो ऑब्जर्विंग मेंबर होंगे या जो इस ब्लॉक का हिस्सा होंगे वो सब फिर इसी में ट्रेड करेंगे। इंडियन करेंसी जो है ना, मुझे तो लगता है कि ब्रिक्स की आने वाली जो करेंसी है वो इंडियन करेंसी ना बन जाए। और इससे मैं शॉर्ट या मैं परेशान या मेरे लिए कोई नई बात नहीं होगी, इसकी डेफिनेशन भी बताते हैं कि किस तरह मैंने ये बात कर दी कि ब्रिक्स की जो है इसकी करेंसी बनेगी वो इंडियन रुपए की करेंसी बनेगी। किस तरह बनेगी? देखें, इस टाइम आप रशिया को देख लें, जिसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, पावरफुल माना जाता है, वो भी इस टाइम जंगों के बीच में, वो भी कोई सुखाल या सुखी नहीं है, वो भी जंगों में, यानी कि उसका इमेज जंगों के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह चाइना को ले लें, चाइना के इमेज भी जंगों के साथ जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान का इमेज हर चीज से साफ है, ना उसके मुल्क में कोई जंग चल रही है, ना उनकी किसी के साथ दुश्मनी चल रही है। वो अपने बासानी तरीके से अपने मुल्क को तरक्की करवा रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर रहे हैं, अपनी करेंसी को बेहतर कर रहे हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपने रिलेशन को बेहतर कर रहे हैं। डेफिनेटली इस बात से मैं एग्री करता हूँ कहीं ना कहीं। अदरवाइज अगर देखा जाए, इस टाइम पावर की बात की जाए, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि भाई चाइना डेफिनेटली इकोनॉमी में इंडिया से बेहतर है, तो फिर अगर करेंसी होगी तो वो इंडियन रुपीज की बजाय चाइनीज या फिर रशियन करेंसी यूज हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, आबिद भाई आप क्या समझते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का जिस तरीके से वेलकम किया गया? मैं वेलकम की बात बाद में करूंगा, सबसे पहले करेंसी की बात के ऊपर आइए। हिंदुस्तान का अभी भी काफी ऐसे मुल्क है जिसमें हिंदुस्तानी रुपीस के साथ उनकी ट्रेड हो रही है। ब्रिक्स में पाकिस्तान ने भी ऑफ कोर्स ख्वाहिश का इजहार किया अपना इसमें शामिल होने के लिए, और पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले ही बाकायदा तौर पर इसमें मेंबरशिप हासिल करने के लिए बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दी थी। उसके हवाले से पहले ये खबरें भी आती रही, क्योंकि ये रूस में समिट हो रही है, तो क्या रूस में जो समिट हो रहा है तो उसमें पाकिस्तान की रुकनीत के हवाले से फैसला होगा
इसके हवाले से मेरे पास ऑब्वियसली आपके लिए एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन और ख़बर है। अगर आप देखें ब्रिक्स के हवाले से तो जो पाकिस्तान है वो ऑफ कोर्स इसका हिस्सा बनना चाहता है, और इसलिए जब इसकी पिछले साल भी एक्सपेंशन शुरू हुई, कई नए ममालिक शामिल हुए, तो फिर पाकिस्तान ने इसमें दरख्वास्त दी। फैसले इसमें कंसेंसस के साथ किए जाते हैं, यानी कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं तमाम के दरमियान इत्तेफाक राय होना चाहिए, तब भी जो इसकी रुकनीत है कोई मुल्क हासिल कर सकता है। जो रूस जब इसकी नुमाइंदगी ऑफ कोर्स जब उसके पास सदारत है उसकी मेज़बानी कर रहा है, और अगर आप देखें कि रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फिर उसके बाद उनके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने विज़िट किया, और उसमें उन्होंने इसी ख्वाहिश का इजहार किया, रादर पाकिस्तान की जो मेंबरशिप की कोशिश है उसको उन्होंने इंडोर्स किया और सपोर्ट किया, और कहा कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इसका हिस्सा बने। चीन पहले ही पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कि पाकिस्तान इसका हिस्सा बने। तो रूस की हिमायत के बाद ये समझा जा रहा था कि शायद जो काजान में ये समिट हो रहा है तो इस मौके के ऊपर पाकिस्तान के बारे में कोई फैसला होगा। लेकिन जो मेरी पाकिस्तान के सिफारती ज़राए से बात हुई है, तो कम अज़ कम इस समिट में पाकिस्तान को रुकन या इसकी रुकनीत मिलने का कोई इम्कान नहीं है, ना ही जो पाकिस्तान की रुकनीत है या किसी और मुल्क की इस वक्त एजेंडे में शामिल है। ये दफ्तर खारजा के ज़राए ने कन्फर्म किया है कि जो ख़बरें वैसे चल रही हैं कि शायद पाकिस्तान की रुकनीत हो जाएगी और पाकिस्तान के हवाले से फ़ैसला किया जाएगा, तो ज़राए ने मुझे यही बताया कि आम तौर पर इस तरह के जब फैसले लिए जाते हैं तो वर्किंग लेवल के ऊपर पहले ही होमवर्क कर लिया जाता है, और जो समिट के ऊपर जब डिसीजंस होते हैं तो उसको जो लीडर्स होते हैं वो सिर्फ स्टैम्प करते हैं। तो उसके हवाले से जो मेरी ज़राए से बात हुई है, पाकिस्तान के हवाले से अभी तक कोई बड़ा फैसला हुआ नहीं है, ग्राउंड के ऊपर होमवर्क नहीं हुआ। जय श्री राम। नए युग का आरंभ हो सकता है। अमेरिका ने अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए दुनिया में युद्ध और संघर्ष पैदा किए हैं, जबकि ब्रिक्स देशों का मकसद विकास, शिक्षा और सहयोग है। यह एक नई आर्थिक दिशा की तरफ इशारा कर रहा है, जो पूरी दुनिया में स्थायित्व और समृद्धि का संदेश देती है। नैरेटर: पाकिस्तान ने भी इस बार ब्रिक्स का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उसकी दावेदारी पर कोई चर्चा नहीं हुई। रूस और चीन ने उसे समर्थन देने की बात कही थी, परंतु रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और चीन के समर्थन के बावजूद पाकिस्तान का आवेदन इस बार भी नज़रअंदाज किया गया। इसके विपरीत ब्रिक्स में नई एंट्री के तौर पर मिस्र, यूएई, ईरान और इथियोपिया को शामिल किया गया। इस साल की ब्रिक्स बैठक में पाकिस्तान की अनुपस्थिति ने एक बार फिर से उसके प्रति दुनिया के नजरिए को स्पष्ट कर दिया। ब्रिक्स देशों ने इस बार अपनी दिशा और महत्व को और भी स्पष्ट किया है। जहां अमेरिका अपने सैन्य ताकत और डॉलर की मजबूती से दुनिया पर राज करता है, वहीं ब्रिक्स देशों का उद्देश्य आर्थिक सहयोग और प्रगति है। क्लोजिंग नोट: तो दोस्तों, ब्रिक्स का ये नया अध्याय दुनिया के नक्शे को बदलने का एक नया प्रयास है, जिसमें भारत का नेतृत्व उभरता हुआ दिखता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ब्रिक्स कैसे विश्व की राजनीति और अर्थव्यवस्था को नया आकार देगा। जय श्री राम।